आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सनी देओल कंट्रोवर्सी, तो अब से मैं क्या कर रहा हूं आपको पता ही है कि मैं टॉपिक तो समझा ही रहा हूं, साथ ही साथ सारी टेक्निकल चीजें समझा दे रहा हूं। तो इसमें हम सारफेजी एक्ट की बात करेंगे जो कि जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक्स। तो एक एक चीज हम जानेंगे कि आखिरकार सनी देओल ये बंगलो कंट्रोवर्सी है क्या, नेशनल मुद्दा बन गया भाई। ये हमारा शानदार कोर्स है एडिक्शन, स्ट्रेस और टाइम। 50 के करीब किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जबरदस्त कोर्स है, 800 रुपए का है। तो भाई क्या है, पहले हम न्यूज देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम सारफेजी एक्ट आपको समझा देंगे। तो संडे को नोटिस गया था, आपको पता ही है। अभी 20 अगस्त को इनका एक जुहू में बंगला है। ओ जुहू आपको पता ही है, लगभग 6000 स्क्वायर फीट का इनका बंगला है, ठीक है। अब ऐसा बोला कि ये लोन नहीं दे पाए सनी देओल, जिनकी गदर छप्पड़ फाड़ कमाई कर रही है, 300 करोड़ से ऊपर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी हैं बीजेपी की तरफ से, आपको पता ही है ना, गुरदासपुर से। तो सनी देओल जिनका असली नाम अजय देओल है, उनके भाई बॉबी देओल जिनका असली नाम विजय देओल है, ठीक है। तो यहां पे 56 करोड़ का बंगला इनका ई ऑक्शन। देखिए, अगर आप लोग बहुत आप देखिए, ये बैंक की खिंची हुई प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ऑक्शन वाली प्रॉपर्टीज में आप इंटरेस्टेड हो तो IBAP पे चले जाइए, आप खरीद सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टीज का लोन नहीं चुकता हो पाता और बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी जो है ना सस्ते में मिल जाती है। तो IBAP अगर आप सोच रहे हैं तो वो ऑक्शन होते रहते हैं, वहां पे आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बोला 25 सितंबर से दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जो इनकी प्रॉपर्टी है वो ऑक्शन पे रहेगी। अब उसके बाद बड़ा हल्ला हुआ बहुत यहां पे, जो कि दिसंबर 2022 बता रहे कि दिसंबर 2022 के बाद से एक्टर ने लोन को रिपे नहीं किया है। और जो नोटिस, मैं आपको एग्जैक्ट नोटिस पढ़ के दिखाता हूं, बताता हूं। ये 51 करोड़ और जो मनी डिपॉजिट है वो लगभग 5 करोड़ यानी कि 56 करोड़ के हिसाब से। और 30 दिन का नोटिस दिया गया था, 1 महीने का नोटिस दिया जाता सारफेसी एक्ट के तहत, ये चीज है। अब इसमें जो गारंटर थे वो है धर्मेंद्र, जो बॉबी देओल हैं वो बोरोवर थे, ठीक है। और सनी देओल, सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो कॉर्पोरेट गारंटर थे, है ना। तो यहां पे ये जो बंगला है ये इनका था, 50 सालों से इनके पास था और स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए ये यूज करते थे। अब मैं आपको एग्जैक्ट नोटिस पढ़ के बताता हूं कि नोटिस में क्या लिखा। देखिए, जब ये हुआ तो बड़ा बवाल हुआ, बहुत बवाल हुआ, मतलब इनका बंगला चला जाएगा। फिर उसके बाद कल बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस नोटिस को विड्रॉ कर लिया। अब इस नोटिस को विड्रॉ क्यों किया, मैं एग्जैक्ट नोटिस आपको पढ़ के बताता हूं, जो स्टेटमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा ने दी है, जिसपे काफी सवाल भी उठ रहे हैं इस समय। तो सबसे पहले तो ये बताया बैंक ऑफ बड़ौदा ने, टेक्निकल रीजंस की वजह से हमने नोटिस को विड्रॉ कर लिया है। जो हमने सनी देओल को नोटिस भेजा था कि आपका बंगला ऑक्शन में होगा, अब नहीं ऑक्शन में होगा, टेक्निकल रीजंस की वजह से हमने उसको विड्रॉ कर लिया। वो टेक्निकल रीजंस क्या थे? सबसे पहले जो टोटल ड्यूज थे, इट डिड नॉट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट क्वांटम ऑफ ड्यूज टू बी रिकवर्ड। पहली बात, हमको ये नहीं पता कि कितना पैसा हमको रिकवर करना है, कितना एग्जैक्ट पैसा हमको उनसे लेना है। फिर इन्होंने रूल 8 सबसेक्शन 6 ऑफ द सारफेसी एक्ट का हवाला दिया, ठीक है, कि जो फिजिकल पोजीशन है, एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड फॉर फिजिकल पोजीशन बाय द बैंक विद द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑन 1 अगस्त 2023, ठीक है। तो बेसिकली एक तरीके से आप ये समझो कि यहां पे टेक्निकल रीजंस का हवाला देते हुए कि मतलब ये प्रॉब्लम है, हमको नहीं पता कि कितने क्वांटम, ये तो सिंबॉलिक था बट हमको तो फिजिकल पोजीशन चाहिए और हमको नहीं पता कितना पैसा रिकवर करना है, तो हमने नोटिस जो है विड्रॉ कर लिया। कांग्रेस ने बोला है कि भाई बीजेपी एमपी हैं, तो अब समझ नहीं आ रहा है कि एकदम से अभी इनका जो बंगला है वो सेल हो रहा था और अगले ही दिन जो है बीओबी ने पूरा का पूरा जो है वो नोटिस विड्रॉ कर लिया। तो कौन से टेक्निकल रीजन है? खैर, टेक्निकल रीजन आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। बीओबी ने बोला है कि भाई देखो, ऐसे हम नहीं करते हैं। और एक और यहां पे तर्क दिया गया है कि बीओबी ये बता रही है कि भाई मीनवाइल जो है सनी देओल आए हैं ऑफिस, है ना, तो जो भी उनके ड्यूज है वो सेटल करने आए हैं, वो बैंक में हैं, ठीक है। तो बातचीत जो है वो उनसे चल रही है। तो ये पूरा का पूरा मामला था
कि इनका बंगला ऑक्शन पे था, बीओबी ने जो है वो नोटिस जारी किया और फिर बीओबी ने नोटिस विड्रॉ कर लिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सारफेसी एक्ट। क्या है सारफेसी एक्ट? देखो, इससे पहले 2002 का एक्ट है ये, इससे पहले हम इस एक्ट को समझें। समझो कि बैंक जो है वो लोन से ही अपना पैसा कमाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, बैंक के लिए लोन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक आम इंसान को लोन अगर लेने जाना हो तो बैंक छीके दिला देता है, बिल्कुल सही बात है। खैर ऐसा भी नहीं है, बट बहुत सारे पेपर्स मांगता है। बट हम सबको पता है कि अगर कोई कॉर्पोरेट जा रहा है या कोई बड़ा इंसान जा रहा है तो बैंक इतने सवाल नहीं पूछता है। और बड़ी बात यह है कि जो जितने भी बड़े घोटाले होते हैं वो यही लोग करते हैं। 10 लाख मतलब करोड़ के ऊपर हमारे एनपीएस थे, बहुत ज्यादा एनपीएस थे। अभी बहुत सारी जैसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, आरबीआई ने काफी कुछ किया है, तब जाके एनपीएस को, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को नीचे लाया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी एनपीए है। भारत के ज्यादातर सरकारी बैंक जो है वो लॉस में है। डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक डी सिब कैटेगरी में कौन कौन आता है? सबसे पहले एसबीआई आएगा, आईसीआईसीआई आता है, एचडीएफसी आता है। ये 3 सबसे बड़े बैंक है भारत के। ठीक है, सबसे बड़े। एसबीआई तो बहुत ही बड़ा है और बाकी जितने भी सरकारी बैंक है ना, सब लॉस में। तो सारफेसी एक्ट की अगर बात करें 2002, तो इससे पहले 1993 का एक एक्ट था। 1993 का भी वही था कि अगर मान लो कोई डेट है या अगर मान लो बैंक ने उधार दिया है तो आप उसको कैसे रिकवर करोगे। बट ये बहुत ही वीक एक्ट था और इसमें इतने लूपहोल्स थे कि अक्सर जो लोग थे वो बच जाया करते थे। फिर उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, नरसिम्हन कमेटी, और नरसिम्हन कमेटी के थ्रू ये एक्ट लाया गया, सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन। सारफेसी एक्ट बड़ा लंबा नाम है, और फाइनेंशियल एसेट इन्फोर्समेंट इंटरेस्ट। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं लिख देता हूं, सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल एसेट्स एनफोर्समेंट, सार इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये 2002 का पूरा एक्ट है, बड़ा लंबा एक्ट है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं क्या है। इसमें कुछ नहीं है कि अगर बैंक ने आपको लोन दिया है और अगर आप उसको जमा नहीं कर पा रहे हो तो बैंक उसको रिकवर कर सकता है इस एक्ट के तहत। सिंपल, तुमको पैसा दिया, तुमने हमको वापस नहीं दिया, तो क्या बारात में आए हो, हम वो रिकवर कर लेंगे। कैसे? सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, इसमें 2 आते हैं। ये क्या होते हैं? सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जैसे आपने घर खरीदा, अब घर के लिए 50 आपने, नॉर्मली जो बैंक है मैक्सिमम 80% तक ही लोन देता है, 20% आपको डाउन पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो इतना ही आपको लोन मिलेगा। बहुत ही भयानक हो तो 85% तक लोन मिल जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसा सुना है बट मैं श्योर नहीं कि कुछ प्राइवेट बैंक्स 90% तक, 100% कभी नहीं मिलता है। तो मान लीजिए कि अगर से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपको 80 लाख लोन चाहिए, पूरा 80%, तो 80 लाख लोन आपने बैंक से लिया। अब इसके पेपर बैंक के पास चले जाते हैं। आपने कार ली, कार के पेपर्स बैंक के पास चले जाएंगे। अगर आपने लोन लिया बैंक से तो पेपर्स वो बैंक की ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब तक आप पूरा लोन चुका नहीं देते। तो अब होता क्या है, इसको कहते हैं अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड लोन्स, यानी कि ये सिक्योर है। यानी कि अगर बैंक का पैसा वापस नहीं आया तो ये प्रॉपर्टी बेच के, तभी देखते हैं ना कि जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो हमेशा उसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती है बैंक या लोन देती है जो कि वेरीफाइड हो, जो सरकारी हो। हर एक शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जैसे लखनऊ की लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीए, तो एलडीए की प्रॉपर्टी में तुरंत लोन हो जाता है। फ्री होल्ड की प्रॉपर्टी में ज्यादातर बैंक्स, स्पेशली जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक तो कर देते हैं बट ज्यादातर बैंक थोड़ा हिचकते हैं कि लोन वापस नहीं आ सकता है या हो सकता है प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी ना बढ़े, तो बैंक को तो अपना पैसा चाहिए। तो ये सिक्योर्ड लोन्स होते हैं कि अगर मान लो कल भी कोई भी प्रॉब्लम आई तो बेटा तुम्हारे घर को सेल आउट कर देंगे, जो सनी देओल के साथ हुआ है। सनी देओल ने प्रॉपर्टी ली, लोन नहीं दे पाए, ऑक्शन कर दो, ये हो हिसाब किताब। दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन्स, इसमें पर्सनल लोन आते हैं। पर्सनल लोन ये अनसिक्योर्ड होते हैं 1 लाख तक, इसमें कोई रिकवरी नहीं होती बेटा, इसमें कोई गारंटी नहीं होती है, ये अनसिक्योर्ड है। सारफेसी एक्ट में अनसिक्योर्ड लोन्स की कोई रिकवरी नहीं है, समझ गए। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें सबसे पहले आपका आते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स। ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो अपनी किस्त बढ़िया तरीके से देते जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। फिर आते हैं आपके सब स्टैंडर्ड एसेट, किस्त दे रहे हैं बट 3 महीने डिफॉल्ट हो गए,
ओके, 90 दिन का टाइम होता है। यहां पे अगर देखिए बैंक, अगर आप बैंक की किस्त 3 महीने तक नहीं दो, तब बैंक जो है वो फिर आपके कार्रवाई करना शुरू करता है। फिर आता है आपका डाउटफुल एसेट, यानी कि जब 9 महीने तक 9 महीने तक आपने किस्तें नहीं दी। और फिर होता है लॉस एसेट, कि जब आपने 3 साल होता है ना शायद, इसका टाइम देख लीजिएगा, जब ऐसे ही होता है, मतलब साल भर या 3 साल कुछ ऐसे होता है, आपने किस्त नहीं दी, यानी कि अब आप गए, खेल खत्म। यानी कि अब ये बंदा पैसे नहीं देने वाला, तो जो भी हमारे पास इसके जो भी पेपर्स है उसकी कुर्की शुरू करो। अब देखो होता क्या है कि यहां पे सब स्टैंडर्ड तक ठीक है, लेकिन डाउटफुल एसेट में बैंक 60 दिन के अंदर अंदर आपके ऊपर लीगल कार्रवाई कर सकता है। बैंक आपके ऊपर प्रेशर बनाता है ना। अभी काफी एक वीडियो वायरल हो रहा है ऑडियो की, वो रात के 11 बजे फोन कर रही है, बजाज से किसी ने लोन लिया था, लड़की है, कह रही कि लोन दो ना इसी की तैसी कर देंगे, तो मतलब सॉरी किस्त दो वापस। तो अब होता क्या है कि इसमें अगर आप पैसे वापस नहीं दे पाते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर बनाएगा, लेकिन अब ये बैंक नहीं बनाता है। बैंक की इमेज खराब होगी। अगर एसबीआई आपके घर जाके आपको धमकाना शुरू कर देगा तो बोलेंगे कि भाई इससे लोन ना लो। तो बैंक क्या करता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्रिएट करता है, एआरसी जिसको बोलते हैं। ये बोलते हैं इस बैंक से कि आप एक काम करो, हम आपकी मदद करेंगे, टेंशन ना लो, हम आपका पैसा जो है वो दिलवाने में मदद करेंगे। तो ये लोग बाहर के पास, भाई जिसके पास भी जो भी है, ठीक है, वो बोरोवर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भाई अपना मकान लीज पे दे दो या कुछ कर दो, जो भी तुम्हारा हिसाब किताब है, जैसा भी है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, सिक्योरिटाइजेशन, आप समझ गए, ठीक है, पूरा का पूरा। अब यहां पे रिकंस्ट्रक्शन भी करना है, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन मतलब यही है ना कि भाई इस पूरे एक्ट का यही काम ही है कि अगर लोन तुम नहीं दे पा रहे हो तो हम अपना पैसा कैसे वापस लें, पूरा एक्ट ही यही है। तो रिकंस्ट्रक्शन ये रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज करती हैं, ये जाती हैं बोरोवर से कहती है कि देखो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास चलो हो सकता है पैसे वैसे ना हो, अगर पैसे हैं तब तो निकाल लेगी, नहीं होगा तो प्रॉपर्टी लीज पे चला दो, कुछ कर दो, नहीं तो अल्टीमेटली तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच देंगे, ठीक है। तो बेच देंगे भाई, उस पर इंटरेस्ट, तो वही फाइनली एसेट इंटरेस्ट पूरा का पूरा जो सूद समेत पैसा है वापस ले लिया। इनका क्या भाई, ये जो भी प्रॉपर्टी बेची है उससे ये पैसा लेंगे और ये अपने शेयर इनको देंगे, ठीक है। तो ये हिसाब किताब होता है। सिक्योरिटाइजेशन भी ऐसे ही, देखिए पहले क्या होता था कि जैसे बहुत जो भी लोन वाली प्रॉपर्टीज होती थी ना, ठीक है, जो भी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी होती थी उनको सबको, जैसे मान लीजिए ये 1970 में अमेरिका में शुरू हुआ था, ठीक है, तो 10-15 प्रॉपर्टी है जैसे मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। अब उसमें क्या हुआ था, उनको पूरा कंबाइन करके एक कन्वर्टेबल बॉन्ड बना दिया था और वो बेचने लगे थे ताकि पैसा कहीं से तो आए। तो ये हिसाब किताब था, ये हिसाब किताब होता। तो ये है सारफेजी एक्ट। तो इसी एक्ट के तहत जो है वो सनी देओल को नोटिस। अब देखिए बैंक हर एक चीज करने से पहले ना बहुत कुछ, यहां पे लोग बहुत बदमाश होते हैं, है ना, हो कुछ की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है लेकिन कुछ जानबूझ के डिफॉल्ट करता है। बैंक सही है अपनी जगह, बैंक भाई बहुत कोशिश करता है, बहुत टाइम देता है आपको, और थक हार के, क्योंकि भाई वो उसने लोन आपको दिया, प्रॉपर्टी क्या करेगा वो, तो अब आखिरी चॉइस उसके पास प्रॉपर्टी बेचना। तो ये लेक्चर था, तो इसीलिए काफी बवाल हो रहा है। मैंने कहा भाई क्या हुआ, अगर चलो सारफेजी एक्ट भी आपको समझा दूंगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।